बिलियन ऑफ डॉलर नासा ने लगा दिए आर्टेमिस 2 मिशन पर, लेकिन इंसान ने फिर भी चांद पे कदम नहीं रखा। इससे अच्छा तो हमारे पास अपोलो 11 मिशन था, जिसमें कम से कम इंसान चांद पे लैंड तो हुआ। क्यों इंसान 50 सालों बाद चांद की तरफ जाना चाह रहा है और आर्टेमिस 2 मिशन की असल कहानी है क्या? आप सबने ये तो क्वेश्चन पुटअप किया कि आर्टेमिस 2 मिशन क्या है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि आर्टेमिस 1 मिशन क्या था। आर्टेमिस मिशन एक पूरी सीरीज है। अब इस सीरीज में बेसिकली 3 मिशन आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आर्टेमिस 1, फिर आर्टेमिस 2 और फिर आर्टेमिस 3। आर्टेमिस मिशन का मेन मकसद भी इंसानों को चांद पे ही लेके जाना है, लेकिन 3 फेजेस में, जिसमें फर्स्ट फेज था कि हम चेक करें अपने उस एडवांस RLS स्पेस रॉकेट को और ओरियन स्पेस कैप्सूल को, जिसने एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाना है। तो हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? हालांकि अपोलो 11 के टाइम पे तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या उस वक्त हमें इंसानों की जिंदगियां प्यारी नहीं थी? तो कुछ ऐसा ही समझ लें कि उस वक्त हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स की जो लाइफ थी वो रिस्क पे लगाई थी, और 100% वो रिस्क ही था। उस वक्त एक्चुअली तौर पर ये था कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक एरोस्पेस के अंदर रेस चल रही थी, और दोनों अपने आप को एक सुपर पावर्स बनाना चाहती थी। तो जिसके पास जो रिसोर्सेज थे वो उसको यूटिलाइज करके फर्स्ट टाइम मून पे लैंड करना चाहता था। लेकिन आर्टेमिस सीरीज के अंदर ऐसा है कि जाना तो अभी भी हमने चांद पे है, लेकिन हम अपनी तमाम प्रिकॉशंस को, तमाम टेस्ट को क्लियर करने के बाद इंसानों को वहां पे भेज रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मिशन था वो बेसिकली आर्टेमिस 1 था, जो नवंबर 2022 के अंदर भेजा गया। उसके अंदर हमने अपनी 2 चीजें टेस्टिफाई की। सबसे पहले नंबर पर तो था हमारा SLS स्पेस रॉकेट सिस्टम, और सेकेंडली वो जो हमारी मोस्ट एडवांस कैप्सूल थी, जिसे ओरियन कैप्सूल कहते हैं, जो क्रू को लेकर जिसने जाना है। तो हमने सबसे पहले तो ये पूरा सिस्टम टेस्टिफाई किया कि जो हमारा मशीनरी पार्ट है, क्या वो इस कैपेबल है कि इंसानों को दोबारा हम लैंड करवा सकें मून की सरफेस के ऊपर, और उसके अंदर अगर कोई फ्लॉ या सेटबैक्स हैं तो उसे पहले चेक कर लिया जाए, तो डायरेक्ट एस्ट्रोनॉट्स को ना भेजा जाए। वो मिशन जब कंप्लीट हुआ तो फिर वो दिन आया पर 2026, जब कैंडी स्पेस स्टेशन से SLS स्पेस रॉकेट ने उड़ान भरी, और उस उड़ान के भरते ही हमें वो एक खुशी मिली कि जो इंसानों ने पिछले 50 सालों से नहीं उसको अज्यूम करके देखा होगा कि पहली मर्तबा मैन मेड मिशन चांद की तरफ जा रहा है, जिसके अंदर एक्चुअली तौर पर क्रू मौजूद है। अब ये मिशन जब पहुंचा है तो तकरीबन इनकी इनिशियल फ्लाइट से ही इन्होंने कुछ ऐसी चीजें नोट की हैं जिसको सोचकर इंसान परेशान हो जाता है कि आउटर स्पेस की दुनिया हमें यहाँ से नजर आने वाली दुनिया से टोटली डिफरेंट है। जो कुछ हम यहाँ पे बैठ के अज्यूम कर रहे होते हैं कि स्पेस में ये चीजें मौजूद होंगी, ऐसा नहीं है। बाहर की दुनिया टोटली डिफरेंट है। जैसे ये लोग 50,000 किलोमीटर की हाइट पे पहुंचे हैं, तो इन्होंने जो सबसे पहली चीज ऑब्जर्व की है, उसने, मैं कहता हूँ, हिला के रख दिया इन सबको, और वो थी कंप्लीट डार्कनेस। हमारे ख्याल में ये था कि हमें ऐसा लगता है कि स्पेस के अंदर कुछ ब्राइटनेस है, ऐसा नहीं है। सूरज की रोशनी जिन चीजों पे पड़ती है ये सिर्फ उन्हीं को ही ब्राइट करती है, स्पेस में तो कुछ मौजूद है नहीं, तो इसलिए स्पेस ब्राइट नहीं है। तो कमांडर रेड वाइजमैन कहती हैं कि मैंने कभी अपने आप को इतना अकेला फील नहीं किया। इस अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक जो चीज इनको लगी ना उस वक्त, और वो थी रेडिएशन। अब ये रेडिएशन 2 जगहों से आ रही थी। सबसे पहला जो इनका सोर्स था वो था सूरज की सोलर फ्लेयर रेडिएशन। जमीन के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड का ये फायदा है कि जो सोलर से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो जमीन तक आ ही नहीं पाती। जमीन की मैग्नेटिक फील्ड उन्हें डाइवर्ट कर देती है। इन्हें इस चीज़ का एहसास तो था कि जैसे ही हम ज़मीन के ऑर्बिट से बाहर निकलेंगे तो हमें ये डिटेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। जैसे ये लोग ज़मीन के ऑर्बिट से बाहर गए तो डॉसीमीटर के ऊपर रीडिंग्स आना शुरू हो गई। तो ये पहला खतरनाक मरहला था जो इन्होंने क्रॉस करना था। अब उससे भी बढ़कर एक और चीज थी जो इनको डिटेक्ट हो रही थी, और वो थी कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन ऐसे समझे कि हमारे पूरे स्पेस से आने वाली रेडिएशंस हैं। ये बेसिकली स्टार की इनर कोर से पैदा होती हैं, और ये बड़ी खतरनाक होती हैं। रेडियो एक्टिव किस्म की ये रेडिएशंस होती हैं, और हमारा जो ये ओरियन स्पेस क्राफ्ट था, इसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि वो इन रेडिएशन से बचा सके हमारे क्रू मेंबर्स को। एस्ट्रोनॉट्स ने ये बताया कि इतनी डार्कनेस के अंदर भी इनको कुछ ना कुछ ब्राइट स्पॉट नजर आ रहे थे, और ये सेम फिनोमिना अपोलो 11 के क्रू मेंबर के साथ भी हुआ था। उन्होंने भी ये सेम बताया कि जब वो इस खास हाइट पर पहुंचे हैं तो डार्कनेस के अंदर भी उनको कुछ ब्राइट स्पॉट नजर आ रहे थे। ये सारा का सारा कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से हो रहा था, जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट के इर्द-गिर्द मौजूद थी। 3 दिन के सफर के बाद जब ये ओरियन कैप्सूल अपनी मंजिल पर पहुंचा तो इन्होंने विंडो से पहली मर्तबा चांद को इतने करीब से देखा है। विक्टर ग्लोवर कहते हैं कि मैं सोचता था कि मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया और मैं इस लम्हे के लिए तैयार हूँ, लेकिन कह रहे जब मैंने पहली मर्तबा चांद को विंडो से इतने करीब से देखा तो एहसास हुआ कि जमीन से नजर आने वाला एक छोटा सा सफेयर इस वक्त हमारे लिए एक पूरी दुनिया है। विक्टर ग्लोवर कहते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन चीज थी ना, वो थी शैडोज। अब चांद की सरफेस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से सूरज की रोशनी जहाँ पे पड़ती है वहां पे तो ब्राइटनेस है, और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती वहां पर एब्सोल्यूट डार्कनेस है। किसी किस्म का कोई सॉफ्ट शैडो नहीं है। चांद की सरफेस पर एक बहुत बड़ा क्रेटर है जिसे हम क्रेसेंट क्रेटर कहते हैं।
अब इस क्रिसेंट क्रेटर के एज पर जहां पर सूरज की रोशनी पड़ती है ना, वहां पर तो कंप्लीट ब्राइटनेस है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ कंप्लीट डार्कनेस है। और जो लाइन इस डार्कनेस को इस ब्राइटनेस से अलग करती है उसको हम टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। उस लाइन की दूसरी तरफ क्या है, क्या राज छुपे हैं, बेसिकली नासा के आर्टेमिस 2 को यही जानना था कि वहां पर ऐसा क्या मौजूद है। जब आर्टेमिस 2 मिशन चांद के करीब से गुजरा तो इन्होंने इंफ्रारेड डिटेक्टर्स की मदद से कुछ ऐसा डिटेक्ट किया जिनका साइंटिस्ट को अंदाजा तो था, लेकिन हमें मजीद कंफर्मेशन चाहिए थी, और वो चीज थी फ्रोजन वाटर। ये पहली मर्तबा हमने दरियाफ्त नहीं किया कि चांद की सरफेस पर फ्रोजन वाटर मौजूद है। इससे पहले 2009 के अंदर जो एल क्रॉस मिशन गया उसने भी इस चीज की कंफर्मेशन की। इवन डेट रिसेंटली टाइम के अंदर जो चंद्रयान 1 भारत ने एक मिशन भेजा था, उन्होंने भी कंफर्म किया कि चांद की सरफेस पर फ्रोजन वाटर मौजूद है और वो इन्हीं शैडोज में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो आर्टेमिस 2 का डेटा था वो ज्यादा एक्यूरेट और डिटेल किस्म का डेटा था। चांद की सरफेस पर एक और बड़ा क्रेटर इन्होंने डिटेक्ट किया जिसे हम स्केल्टन क्रेटर कहते हैं। इस क्रेटर की चौड़ाई 21 किलोमीटर है और गहराई तकरीबन 4 किलोमीटर। और आर्टेमिस 2 के साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया कि इसके अंदर तकरीबन बिलियन ऑफ लीटर फ्रोजन आइस मौजूद है, विच मीन डेट के चांद की सरफेस पे पानी मौजूद है। यार हमें तो ये सब ना नॉर्मल फील होता है कि ये आर्टेमिस 2 मिशन गया और जी उन्होंने पानी की डिस्कवरी कर ली, हालांकि ये कोई छोटी मोटी डिस्कवरी नहीं है, ये कंफर्मेशन बहुत बड़ी कंफर्मेशन है। देखिए चांद की सरफेस पे हमें पता है कि एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ऑक्सीजन का तो कोई नामो निशान है नहीं, लेकिन पानी के मिल जाने से हमें एक चीज की श्योरिटी है कि हम उस पानी से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लिविंगहुड के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है और उस फ्रोजन वाटर से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। आर्टेमिस 2 क्रू के लिए सबसे मुश्किल मरहला तब था जब ये मून की फार साइड पे गए हैं। अब पहले आप ये समझ लें कि मून की फार साइड एक्चुअली होती क्या है। जो सरफेस जमीन से हमें नजर आती है वो मून की नियर साइड है, और जो दूसरी सरफेस है जो हमें नजर नहीं आती उसको हम फार साइड कहते हैं। जैसे ये लोग फार साइड से राउंड ऑफ करने गए हैं तो जमीन से इनका कनेक्शन ही खत्म हो गया, यानी इनमें से किसी का भी कंट्रोल सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अब जमीन और ओरियन स्पेस कैप्सूल के दरमियान चांद आ चुका था, तो चांद की मौजूदगी की वजह से इनका कोई सिग्नल जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा था। क्रू मेंबर में से एक मेंबर जर्मी हैंसन कहते हैं कि उस वक्त मैंने अपने आप से सवाल किया कि हम आखिरकार इतनी दूर क्या करने आए हैं, इंसान ये सब कुछ क्यों करता है। तो जब मैंने चांद की तरफ देखा तो मुझे एक ही जवाब मिला कि ये इंसान की फितरत है, उसे एक्सप्लोर करना, उन चीज़ों को अच्छा लगता है जो उसके तजस्सुस से बाहर हैं। 10 दिन के सफर के बाद जब ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट वापस जमीन पर पहुंचा है तो साइंटिस्ट ने जो चीजें डिस्कवर की वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमें तो यहाँ से नॉर्मल फील होता है कि ये सब डिस्कवरीज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हैं कि हमने तो चांद के ऊपर कदम ही नहीं रखा। ऐसा नहीं है, ये वो डिस्कवरीज हमारे चांद पे लैंड करने के लिए जरूरी थी और हमें इसकी कंफर्मेशन जरूरी थी, क्योंकि अब इंसान चांद पर अपने लिए एक हैबिटल जोन डेवलप करना चाहता है, जिसके लिए हमें कुछ डेटा, कुछ टेस्ट फ्लाइट, कुछ रेंज प्रैक्टिकल साइट्स हमारे लिए जरूरी थी कि हमने आगे चल के इंसानों को किस तरह से मून के ऊपर कॉलोनाइज करना है। और इसी कॉलोनाइजेशन के लिए हमारा जो अगला मिशन है जो कि मैन मेड मिशन होगा वो होगा आर्टेमिस 3, जिसके अंदर एक्चुअली तौर पर क्रू मेंबर्स को लैंड करवाया जाएगा मून के ऊपर। इन तीनों आर्टेमिस स्पेस मिशन का बेसिकली मकसद मून को परमानेंटली एक स्पेस स्टेशन बनाना है, एक स्पेस हब बनाना है, जिससे हम फर्दर मार्स की तरफ अपने सफर को जारी रख सकेंगे। होप्स हो कि शॉर्ट डिटेल वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कॉस्मिक होराइजन से अपना सफर जारी रखें। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।